नमस्कार साथियों, महेश तनेजा इंडियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। अपनी पिछली क्लास से कंटिन्यू करते हैं और हम बात कर रहे थे 1857 की क्रांति के कारणों की। अब तक हमने बात की थी सामाजिक और आर्थिक कारणों की और अब हम बात करने वाले हैं राजनीतिक, सैनिक, धार्मिक और प्रशासनिक कारणों की, जिसकी वजह से 1857 की क्रांति अस्तित्व में आई। शुरू करते हैं राजनीतिक कारणों से। देखिए, राजनीतिक कारणों में यदि हम देखें तो 1857 की क्रांति के मुख्य कारण कौन कौन से हो सकते हैं। आप लोग जानते हैं कि एक सहायक संधि प्रणाली अस्तित्व में आई। सबसे पहले तो हम ये समझें कि सहायक संधि प्रणाली क्यों अस्तित्व में आई थी और इसका क्या स्वरूप था और इसका अब क्या दुष्प्रभाव है। 1857 की नज़र से देखें तो 1857 में इसका क्या दुष्प्रभाव है, एक बार देखें हम। देखिए, हम लोग जानते हैं कि ये साउथ जो है ये पूरा का पूरा कंट्रोलिंग में था अंग्रेज़ों के, जिसे हम ब्रिटिश भारत के नाम से जानते हैं। ये तो ब्रिटिश भारत है। उत्तर भारत में बहुत सारी रियासतें थी और इन रियासतों में जो राजा थे ये आपस में लड़ाई झगड़े करते रहते थे और इनकी स्थिति इतनी ज़्यादा समस्यात्मक हो गई कि ये लड़ाई झगड़ों में अंग्रेज़ों को भी शामिल करते, मराठों को शामिल करते और आपस में बड़े कन्फ्यूजन्स पैदा करते थे। तो इनको कंट्रोल करने के लिए एक नई पद्धति लॉर्ड वेलेजली ने विकसित की थी, जिसे सहायक संधि प्रणाली के नाम से जाना जाता है। लॉर्ड वेलेजली ने इसको स्टार्ट किया 1798 में, जहाँ से इन्होंने हैदराबाद से इसको स्टार्ट किया। उसके बाद कुछ और राज्य इसके अंदर जुड़ गए, जैसे मैसूर आए, फिर तंजौर का नाम हम ले सकते हैं। इसके बाद पेशवा इसमें जुड़ गए, फिर उसके बाद भोसले हैं, ठीक है, फिर सिंधिया है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि इन्होंने सहायक संधि की एक ऐसी प्रणाली विकसित कर दी जिसकी वजह से जो ये देसी रियासतों के राजा हैं ये कंट्रोल में आ गए। कंट्रोल में क्या आ गए, कौन कौन सी टर्म रखी गई। सहायक संधि का सीधा सा मतलब इस तरह का है कि ये दो पर्सन्स हैं, ये अंग्रेज हैं और यहाँ पर ये भारतीय रियासत का कोई राजा है, उससे इंडिविजुअली या व्यक्तिगत तौर पर ये संधि की जाएगी। शर्तें भी आप लोग यहाँ पर टैली कर सकते हैं। तो ये भारतीय राजा है, ये क्या कर रहा है, अंग्रेज़ों के साथ ये संधि कर रहा है, जिसमें दोहरी सहायता का आश्वासन है कि यदि अंग्रेज़ों पर कोई आक्रमण होता है तो भारतीय राजा मदद करेगा और भारतीय राजा पर कोई आक्रमण होता है तो अंग्रेज़ मदद करेंगे। ठीक है, अंग्रेज़ों ने ये संधि किससे की, सबसे की, अलग अलग। इसका क्या मतलब हुआ कि अंग्रेज़ों पर आक्रमण होगा तो सब मदद करेंगे, परंतु किसी पर आक्रमण होगा तो केवल अंग्रेज मदद करेंगे। तो एक तो ये शर्त समझ में आ गई। पहली शर्त ये कि ये सहयोग का आश्वासन है। दूसरी बात हम ये करें कि जो भारतीय राजा हैं उनके राज्य के अंतर्गत एक पॉलिटिकल एजेंट होगा जो राजा की गतिविधियों पर नियंत्रण रखेगा और कंट्रोलिंग करेगा उसको। तीसरी इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये राजा जो हैं ये किसी अन्य राजा के साथ, अन्य राज्य के साथ ना तो कोई संधि कर सकते हैं और ना ही युद्ध कर सकते हैं। इसके लिए इन्हें क्या करना पड़ेगा, अंग्रेज़ों की अनुमति प्राप्त करनी पड़ेगी। इसके साथ ही भारतीय राजा को, देसी रियासतों के राजा को अपने यहाँ पर अंग्रेज़ों की एक निश्चित सेना रखनी पड़ेगी और उसका खर्च भी वहन करना पड़ेगा। अब इस सहायक संधि को जिस समय किया गया था ना, उस समय राजा बड़े सेटिस्फाई थे। उनको बड़ा अच्छा लग रहा था कि हमने बहुत बढ़िया डिसीजन ले लिया कि अंग्रेज़ों से संरक्षण प्राप्त कर लिया और हमने सहायक संधि कर ली। जैसे हम कभी, मैं एग्जांपल दिया करता हूँ कि हम स्टेशन पे जाते हैं और हम जब किसी अंग्रेज़ को देखते हैं या किसी फॉरेनर को देखते हैं तो हम उसको बड़ा मुस्कुरा के देखते हैं। हम चाहते हैं कि वो हमारी तरफ देख ले और वो हमारी तरफ देख ले तो हम कृतार्थ हो जाते हैं और यदि वो हमसे बात कर ले तो हम अपने आप को धन्य समझते हैं। ऐसे ही भारतीय राजा ये खुश हो रहे थे कि हमने क्या, डू यू नो, आई डिस्कस्ड गवर्नर जनरल और गवर्नर, मैंने किससे बात की, गवर्नर जनरल से बात की। मैं बहुत हैप्पी थे ये लोग। परंतु बाद में जब इनको पता लगा, 1857 तक आते आते इनको ये पता लगा दैट इट वाज अ मेजर कंट्रोलिंग टू देम। पूरा कंट्रोल कर दिया गया, पूरा का पूरा शिकंजा कस दिया गया। अब आप सोचिए राजा किस स्थिति में है, आम जनता से, एक सामान्य व्यक्ति से भी बुरी स्थिति में है। क्यों? क्योंकि ये आपस में एक दूसरे से बात भी नहीं कर सकते। पॉलिटिकल एजेंट की उपस्थिति में ही दो राजा मुलाकात करते।
वो शाम को बैठना चाहते हैं, कोई पार्टी करना चाहते हैं, कोई डिस्कशन करना चाहते हैं, दे कांट टॉक। और अगर वो बात करते हैं धीमे धीमे तो पॉलिटिकल एजेंट कहते हैं स्पीक लाउडली, ज़ोर से बोलिए, मैं सुनना चाहता हूँ कि आप क्या डिस्कस कर रहे हैं। डेफिनेटली आप देखेंगे तो ये पूरी तरह से शिकंजे में है और इनकी स्थिति भारतीय आम जनता से भी बुरी है क्योंकि इन पर नियंत्रण हो गया। और 1857 में ये छटपटाहट बहुत स्पष्टतः दिखाई देती है कि ये सहायक संधि से अब बाहर निकलना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि अंग्रेज़ों का जो नियंत्रण है वो हमसे अब हट जाए और ये अंग्रेज़ भारत छोड़ के चले जाएं। तो ये जो देसी रियासतों के राजा यहाँ पर आपको दिखाई देते हैं 1857 की क्रांति में भाग लेते हुए, उसका एक बहुत बड़ा कारण सहायक संधि प्रणाली रही। दूसरा विषय देखें कि राजनीतिक कारण क्या थे जिसकी वजह से 1857 की क्रांति हुई। दूसरा महत्वपूर्ण विषय ये कि जो मुग़ल बादशाह है जिसको आपने एक मुखौटा बना के यूज़ कर रखा है, इस मुग़ल बादशाह की स्थिति को भी अब आप समाप्त करने की तरफ जा रहे हैं। अर्थात अब तक लोगों को कम से कम एक भ्रम तो था कि हम मुग़ल शासन के अंतर्गत हैं, अब बिल्कुल स्पष्ट होने लगा है कि मुग़ल शासन बेईमानी है, ये समाप्त हो रहा है और अब अंग्रेज़ अपने आप को पूरी तरह से स्थापित करना चाहते हैं। हालांकि हम लोग बात करते हैं डलहौजी के बारे में कि डलहौजी ने विलय की नीति, राज्य हड़प की नीति अपनाई, पर इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं आपको बताऊं पहले से हो गई। आपको बताएं एलन बरो ने क्या किया, इन्होंने बहादुर शाह जफ़र, हम लोग जानते हैं बहादुर शाह सेकंड या बहादुर शाह जफ़र जो थे वो अंतिम मुग़ल बादशाह के रूप में थे। तो एलन बरो ने क्या किया, इन्होंने एक तो इस मुग़ल बादशाह को भेंट देना बंद कर दिया और सिक्कों पर से इनका नाम हटवा दिया। इस बात का मतलब बिल्कुल स्पष्ट समझ रहे होंगे कि एलन बरो स्पष्ट संकेत दे रहे हैं कि मुग़ल बादशाह का अस्तित्व अब ज़्यादा दिन तक रहने वाला नहीं है। उसके अलावा हम लोग जानते हैं डलहौजी ने जो पॉलिसीज़ अपनाई, डलहौजी ने स्पष्ट तौर पर कह दिया था कि आप जब तक आप जीवित हैं तब तक आपको पेंशन दी जाएगी। मुग़ल बादशाह को कह दिया जब तक आप जीवित हैं आपको पेंशन दी जाएगी, जब तक आप जीवित हैं तब तक आप लाल किले में रहिए, उसके बाद हम आपके पुत्रों को शासक स्वीकार नहीं करेंगे और लाल किले में रहने की अनुमति भी नहीं देंगे। तो ये डलहौजी का स्टेप बिल्कुल स्पष्ट कर रहा है कि अब मुग़ल बादशाह का अस्तित्व बिल्कुल समाप्ति की ओर है। और अगर मैं इसी के बाद एक क्रम में जाने की कोशिश करूं तो अगर आप केनिंग की तरफ देखेंगे जिसके समय में 1857 की क्रांति हुई, इन्होंने क्या किया, उस मुग़ल बादशाह की उपाधि को भी छीन लिया, बादशाह की उपाधि को भी इन्होंने समाप्त कर दिया। अब इस पूरी कहानी से आपको पता लग रहा होगा कि क्यों भारतीय जनता में आक्रोश आया, क्योंकि बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि अब मुग़ल साम्राज्य समाप्त हो चुका है और अब अंग्रेज़ों का शासन आएगा और अंग्रेज़ों से लोग ज़्यादा परेशान थे। मैं बिल्कुल आपको एक्सप्लेन कर दूं, जो मुग़लों का शासन रहा वो इतना बुरा नहीं था। अब वो कमियां हर शासन में होती है, आज के शासन में भी हो सकती हैं, पर मुग़लों के शासन में लोगों में बड़ी आत्मीयता थी, घनिष्ठता थी, हिंदू शासकों को भी महत्व मिलता था, राजपूतों को महत्व मिलता था, हिंदू आम जनता जो थी कोई बहुत ज़्यादा परेशान नहीं थी अगर आप कहें तो ठीक था। पर ब्रिटिश शासन में हिंदू और मुसलमान दोनों बहुत परेशान थे और अब उनको ये लगा कि ये अब पराकाष्ठा हो जाएगी, ये मैक्सिमम हो जाएगा, हमारी स्थिति और भी ज़्यादा बिगड़ जाएगी। तो आपको दिख रहा होगा कि मुग़ल बादशाह की स्थिति को यहाँ पर पतन की ओर ले जा रहे हैं। तो एक बड़ा राजनीतिक कारण यहाँ पर निकल के आ रहा है। इसके अलावा हम देखें कि इन्होंने और क्या किया, इन्होंने तंजौर और कर्नाटक के जो क्षेत्र हैं, तंजौर और कर्नाटक के जो क्षेत्र थे, इन क्षेत्रों पर भी उपाधि को समाप्त कर दिया। उपाधि का मतलब यहाँ जो नवाब थे उनकी उपाधि को छीन लिया। इसका मतलब तंजौर और कर्नाटक के क्षेत्र भी किसके अंतर्गत माने जाएंगे, पूरी तरह से अंग्रेज़ों के अंतर्गत माने जाएंगे। इसी तरह से जो मैसूर में टीपू सुल्तान के पतन के बाद जो राजा बनाए गए, नाम मात्र के राजा थे हालांकि, परंतु उस नाम मात्र के राजा को भी क्या कर दिया गया, पेंशन दे दी गई। और पेंशन देने का बिल्कुल स्पष्ट सा मतलब ये है कि अब आप समाप्ति की ओर हो। पहले पेंशन दी जाएगी और फिर वो पेंशन भी एक दिन बंद कर दी जाएगी, जैसे मुग़ल बादशाह के साथ किया गया और जैसे औरों के साथ किया गया, नाना साहब के साथ किया गया। तो पेंशन भी समाप्त कर दी जाएगी और आपका साम्राज्य अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया जाएगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें इन्होंने इस तरह से की, जो मुख्य कारण था कि जनता इनके विरोध में खड़ी हो गई। यहाँ पर एक बहुत बड़ा चैप्टर आपको बताएं, जागीरदारी व्यवस्था जो थी ये अंग्रेज़ों के लिए बड़ी सपोर्टर रही थी।
बहुत सारे जागीरदार जो थे वो अंग्रेज़ों के बड़े फेवर में थे और उनके लिए काम किया करते थे। और दक्षिण भारत में आपको बताएं जागीरदारी व्यवस्था का एक बड़ा स्वरूप देखने को मिलता है। यहाँ पर बम्बई में एक इनाम कमीशन की स्थापना की गई। डलहौजी ने क्या किया, यहाँ पर एक इनाम कमीशन विकसित किया, बनाया, और इस इनाम कमीशन के माध्यम से 35,000 जागीरों की जांच की गई। जांच क्या की गई कि जो जागीरदार हैं उनके पास जो जागीर है क्या वो उसके वास्तविक मालिक हैं अथवा नहीं है। और आपको बताऊं मज़े की बात ये रही कि लगभग 20,000 जागीरों को छीन लिया गया और अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया। इसका मतलब ये जो जागीरदार वर्ग है ये भी क्या करेगा, 1857 की क्रांति में मुख्य भूमिका निभाएगा। आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आपको स्टेप समझ आते जाएंगे कि किसान नाराज़ है, व्यापारी भी आएंगे वहाँ पर, छोटे उद्योग वाले भी आएंगे, जागीरदार भी आएंगे, और यहाँ पर रियासतों के राजा भी अंग्रेज़ों के खिलाफ खड़े होंगे। और जब सैनिकों की स्थिति बिगड़ेगी तो सैनिक भी आएंगे। ठीक है, तो ये सारे वर्ग हैं जिन्होंने मुख्य रूप से यहाँ पर भूमिका अदा की। और यहाँ आपको दिखाई दे रहा है कि राजनीतिक कारण में सहायक संधि, मुगल बादशाह की स्थिति में पतन, उसके अलावा कुछ अन्य राज्यों की स्थिति में पतन, और जागीरदारों के साथ इनाम कमीशन के माध्यम से इस तरह का दुर्व्यवहार जो किया गया, उससे ये सारे के सारे अंग्रेज़ों के विरोधी हो गए। तो ये मुख्य कारण रहे जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। और यदि हम पूरी बातचीत कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे तो हम पाएंगे कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा बड़ा जो फैक्ट है वो राजनीतिक कारणों में वो डलहौजी की पॉलिसीज़ है। और डलहौजी की पॉलिसी को हम किस नाम से जानते हैं वो यहीं डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। डलहौजी की जो पॉलिसी है वो क्या है, वो है उनका व्यपगत का सिद्धांत। और इस व्यपगत के सिद्धांत को ही डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसे हम हड़प नीति के नाम से भी जानते हैं। तो ये हड़प नीति क्या है, क्या किया डलहौजी ने, एक बार देख लेते हैं। एक तो इन्होंने क्या किया है, गोद निषेध की परंपरा शुरू कर दी। और गोद निषेध की परंपरा क्या है कि भारतीय राजाओं के संबंध में कह दिया कि दत्तक पुत्र की व्यवस्था नहीं होगी, ओरिजिनल सन होने पर ही आपका पुत्र शासन करेगा, आप गोद लिए हुए पुत्र को शासक नहीं बना सकते। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ राज्यों के साथ जो गोद निषेध अपनाया गया वो हमसे सारणी पूछी जाती है। 1848 से स्टार्ट हुई ये चीज़, 49, 50, 52, 53 और 54, ये मुख्य साल हैं, वर्ष हैं जिनमें इस तरह की गोद निषेध की प्रणाली को अपनाया गया। और हम देखें कहाँ से ये स्टार्ट हुआ, सतारा से स्टार्ट हुआ, फिर संभलपुर जो कहाँ उड़ीसा में, जैतपुर जो कहाँ पर यूपी में, ठीक है, सतारा, संबलपुर, बाघाट, उदयपुर, झांसी और नागपुर, ये क्रम आपसे पूछा जाता है। ठीक है, बाघाट कहाँ पर है, तो ये हिमाचल में, ये उदयपुर राजस्थान वाला नहीं है, आपको ध्यान रखना है, ये छत्तीसगढ़ वाला है। ये झांसी भी यूपी में, और नागपुर जो है ये महाराष्ट्र में। अब देखिए, इन राज्यों को गोद निषेध की प्रणाली के द्वारा मिला लिया गया। इसका क्रम पूछा जाता है, इसका ईयर पूछा जाता है, तो आपको इस तरह से याद रखना है, 48, 49, 50, फिर गैप 52, 53, 54। ठीक है, और आपको एक लाइन याद रखनी है, क्लू है इसका, सज संभल कर बुझना, संभल कर बुझना, यहाँ से आपको क्लियर करना है इसको। ये क्लू इसलिए देना पड़ा क्योंकि आप लोगों को बड़ी दिक्कत होती है ज़्यादातर चीज़ें रटने में। तो स का मतलब सतारा, जय का जैतपुर, संभल का मतलब संबलपुर, बै का मतलब बघाट, ऊ का उदयपुर, झ झांसी और नागपुर। तो यहाँ पर आपने गोद निषेध की प्रणाली अपनाई, और जिसका हम डिस्कशन करते हैं कि इन सारी जगह पर इस तरह की स्थितियाँ हैं। जैसे झांसी की बात करते हैं
तो वहाँ गंगाधर राव की मृत्यु हो गई, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अपने पुत्र को वहाँ शासक बनाना चाहती हैं। तो इन सब ने एक सक्रिय योगदान इस क्रांति में लिया और ये मुख्य कारण रहा जिसकी वजह से राजनीतिक परिदृश्य पर अंग्रेज़ों की खिलाफत शुरू हो गई। तो गोद निषेध किया। इसके अलावा डलहौजी ने क्या किया? डलहौजी ने कुशासन का आरोप लगा दिया। और कुशासन का आरोप क्या है? हम जानते हैं कि अवध में जो नवाब थे वाजिद अली शाह, इन वाजिद अली शाह के शासन पर प्रश्न चिन्ह लगाया गया कि वाजिद अली शाह का जो शासन है, अवध बहुत महत्वपूर्ण स्थिति है। लखनऊ आज भी भारत के सबसे पॉपुलेटेड राज्य की राजधानी है, वो चाहिए इनको, अवध का मतलब लखनऊ चाहिए इनको। और लखनऊ में शासन स्थापित करने के लिए इनके पास कोई कारण नहीं है। वहाँ पर वाजिद अली शाह का पुत्र भी है, बिरजिस कादिर है, तो इनके पास वो स्थिति भी नहीं है कि वाजिद अली शाह के बाद इनको शासन मिल सकता है, क्योंकि ओरिजिनल सन है इनके पास। तो इन्होंने क्या कहा कि वाजिद अली शाह का शासन अच्छा नहीं है। जांच कराई गई, उस जांच में ये पाया गया कि वाजिद अली शाह के शासन से लोग संतुष्ट थे, सेटिस्फाई थे। उस रिपोर्ट को फर्जी तैयार कराया गया और ऐसी स्थिति में लाया गया जहां पर ये सिद्ध करने की कोशिश की गई कि वाजिद अली शाह का शासन अच्छा नहीं है। इसका मतलब वो कुशासन है, बुरा शासन है, और जब बुरा शासन है तो वाजिद अली शाह को नवाब के पद से हटा दिया गया, अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया। हालांकि ये जो जैसे कहते हैं कैप्चरिंग जो कंप्लीट हुई थी वो कैनिंग के समय में हुई थी। इस बात को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। 1856 में हुआ ये। 1856 में अवध को कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया, पर उस समय डलहौजी जो है वो गवर्नर जनरल नहीं है। आपको इस बात का ध्यान रखना है, उस समय कैनिंग गवर्नर जनरल है। ठीक है, तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि कुशासन का आरोप लगाकर भी इन्होंने परिस्थितियों को इस तरह से मोड़ा कि अंग्रेज चाहते हैं कि अवध भी उनके नियंत्रण में आ जाए। गोद निषेध की प्रणाली, उसके बाद कुशासन का आरोप लगा दिया गया। और इसके अलावा अंग्रेज़ों ने या डलहौजी ने जो नीति अपनाई उसमें उन्होंने पेंशन व सुविधाएं समाप्त करने की बात की। और वो वही बात है कि इन्होंने बहादुर शाह जफ़र को कह दिया कि जब तक आपकी सांस है तब तक आप यहाँ शासक हो, आपकी मृत्यु के बाद हम आपके पुत्रों को शासक नहीं मानेंगे, लाल किले में रहने की अनुमति नहीं देंगे, आपकी पेंशन सुविधाएं समाप्त। और इसी के साथ नाना साहब जो बाजीराव सेकंड, अंतिम पेशवा जो थे बाजीराव सेकंड, आप लोग जानते हैं बाजीराव सेकंड के दत्तक पुत्र थे। बाजीराव सेकंड के दत्तक पुत्र कौन थे? तो वो थे नाना साहब, जिन्हें धोंदू पंत के नाम से, ओरिजिनली उनका जो नाम था धोंदू पंत था। इन नाना साहब को पूना से निर्वासित कर दिया गया। आप लोग जानते हैं कि पेशवा जो रहा करते थे वो अंतिम तौर पर पूना में रहा करते थे, और पूना में ही नाना साहब को पेंशन प्राप्त थी और इन्हें पूना से निर्वासित कर दिया गया। ये आए कानपुर में और इनकी पेंशन भी बंद कर दी गई। और आपको बता दें पूरी की पूरी 1857 की क्रांति का जो योजनाकार या सूत्रधार जो है वो मुख्य व्यक्ति अगर आपसे पूछा जाएगा तो वो ये नाना साहब ही है। तो इन नाना साहब की पेंशन समाप्त कर दी गई, पूना से निर्वासित कर दिया गया, अर्थात इन्हें पेशवा का वंशज स्वीकार नहीं किया जा रहा, अर्थात इनको अधिकार नहीं प्रदान किए जा रहे। तो ये भी एक टेक्निकली एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से डलहौजी ने इस क्षेत्र पर भी अपने आप को स्थापित करने की कोशिश कर ली। तो हम बिल्कुल स्पष्ट हो जाएंगे यहाँ से कि ये सारी की सारी जो पॉलिसीज़ अपनाई गई, इन पॉलिसीज़ की वजह से भारतीय जनता नाराज़ है, भारतीय रजवाड़े बहुत नाराज़ हैं, जागीरदार नाराज़ हैं और राजनीतिक परिदृश्य पर अंग्रेज़ों की खिलाफत शुरू हो गई है। आपको यहाँ पर एक फैक्ट और बता देता हूँ ताकि आपके एग्ज़ाम में कहीं दिक्कत नहीं आए। करौली जो राज्य है उसे गोद निषेध के द्वारा नहीं मिलाया गया था क्योंकि इसकी स्वीकृति नहीं दी गई। करौली मित्र राज्य माना गया और करौली में भी स्थिति यही थी। करौली राजस्थान में एक ज़िला है वर्तमान में, तो करौली की स्थिति भी यही थी, वहाँ गोद निषेध वाला नियम लागू होता था, परंतु मित्र राज्य होने की वजह से उसे नहीं मिलाया गया। तो ये प्रश्न भी एग्ज़ाम में पूछा गया है, इसलिए मैं यहाँ फैक्ट आपको बता रहा हूँ।
तो कुल मिला के बात यह है कि राजनीतिक परिदृश्य इस तरह का कि अंग्रेज भारतीयों को नाराज कर बैठे हैं और अब 1857 की क्रांति होना निश्चित है। अब आप इसी में एक छोटा सा फैक्ट और जोड़ दूं मैं कि प्रशासनिक स्थिति भी यदि आप देखेंगे उस समय की, तो प्रशासनिक स्थिति बहुत ज़्यादा विपरीत है। अंग्रेज़ों ने भ्रष्टाचार, दमन और जिसे कहते हैं न्याय व्यवस्था का मजाक बनाकर रख दिया। और इसको भी एक कारण के तौर पर देखा जाता है कि उनकी प्रशासनिक व्यवस्थाएं इतनी विद्रूपतापूर्ण थी, इतनी खराब स्थिति में थी कि अंग्रेज़ों से भारतीय लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पर कवर कर लेना है कि ये सारी की सारी स्थितियाँ अंग्रेज़ों के खिलाफ चली गई और इसलिए 1857 की क्रांति अस्तित्व में आ गई।